Hello students, it's first video of this chapter, data handling. Now, what is the definition of data? The simplest definition of data is collection of information or collection of facts. That's it. For example, runs made by a batsman in last 10 test matches, number of storybooks read by each of your friends, etc. This information collected in all such cases is called the data. Now write down the simplest definition of data. Data can be defined as a collection of facts or information from which conclusions may be drawn. मतलब जिससे हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाए, ठीक है ना. एग्जाम्पल के लिए रन्स मेड बाय बैट्समैन इन लास्ट 10 मैचेस. अब what is the use of this data? The data helps us to compare his scores and learn his progress. डेटा का यूज यही है कि मतलब किसी चीज को हम कंपेयर कर पाए, किसी नतीजे पे पहुंच पाए, ठीक है ना. अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव ए क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इट रिप्रेजेंट्स. The first method of representation is pictorial graph. Pictograph. Pictograph means if you represent the data in picture form, okay, or symbols, or using symbols, then it is called pictograph. Now here you can see pictures of cars. 100 cars, one symbol stands for, one picture stands for 100 cars. Okay, then July 100, 100 and half means 100, 100 and 50 means 250. Here you can see 1 2 3 3 into 100 300, 1 2 3 4 4 into 100 means 400. देखिए तो सिंपलेस्ट वे है इसको रिप्रेजेंट करने का. How many cars were produced in month of July? तो आप सिंपली बोल सकते हैं 250 cars. Okay, and in which month were maximum number of cars produced? तो आप यहाँ देख सकते हैं here 250, here 300 and in month of September is 400. मतलब maximum number of cars produced in month of September. Okay, clear? तो आप देखिए कितना इजी है पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करना डेटा को. Now the bar graph. The first thing is, what is mean of bar? Bar means rectangle. Rectangle. क्वाड्रिलेटरल में आपने पढ़ा है ना rectangle. Rectangle यानी कि ये जो rectangle के फॉर्म में ये आप देख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं bars of equal width. Bars of equal width. ये equal width. One thing is equal width. एंड ये जो गैप आप देख रहे हैं, गैप बिटवीन दीज बार्स, ये भी इक्वल होना चाहिए. ठीक है, ये जो गैप है ये भी इक्वल होना चाहिए. तो आप यहाँ से डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं. अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. ओके, दिस इज कॉल्ड द बार ग्राफ. एंड हाइट इज प्रोपोर्शनल टू रेस्पेक्टिव वैल्यूज. मीन्स जो फ्रिक्वेंसी आएगी, सपोज 2003 2004 में 100 है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th, तो ये हाइट है. सपोज 2004-5 में 200 है, तो ये हाइट जो है इसके प्रोपोर्शनेट है जो आपकी फ्रिक्वेंसी है. ठीक है, फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनेट है. अब देखिए आप ये देख रहे हैं, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम. सिंपल, आप देखिए हाइट देखिए, मैक्सिमम हाइट वार की कब है? 2007-8 मैक्सिमम हाइट है. इसका मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इस ईयर में हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2007-8. ओके, तो इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, तो ये हो गया 2007-8. इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम. तो देखिए अब इंक्रीज किस में हुई और दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप जरा एक बार देख लीजिए.
2007-8 में जो है इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम तो हो गया 2007-8 में। और सेकेंड वाले का आंसर जो होगा वो कह रहा है इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। इंक्रीज किस में ज्यादा हुआ, तो देखिए गैप देखिए 2003-4 में आपके पास 100 थे और 2004-5 में आपके पास है 200, यानी कि इसने 100 का इंक्रीज हुआ। इसमें देखिए आप गैप से देख लीजिए, ये गैप देखिए छोटा आपको लग रहा है, ये भी गैप छोटा लग रहा है, ये भी गैप छोटा लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इंक्रीज जो है यहाँ पे हो रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद, और इससे क्या होता है ये फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। बार्स आर ऑफ इक्वल विड्थ विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन। बस हमें बार ग्राफ में ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखनी है। बार्स इक्वल विड्थ के होंगे और इक्वल गैप होगा उनके बीच में, ठीक है। अब देखिए एक और मेथड है रिप्रेजेंट करने का, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है डबल बार ग्राफ में। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, व्हेन वी कंपेयर द डेटा बिटवीन टू, व्हेन वी कंपेयर, here you can see in 2005, 6 and 6, 7 marks obtained by a student in different subjects। 2005, 6 and 6, 7 का कंपैरिजन दिया गया है। तो 2005, 7 में ये व्हाइट कलर आपको दिख रहा है और ये जो है 2006, 7 के लिए आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का कलर। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आपको जो है कंपैरिजन दिया है। तो बार ग्राफ जो होता है, डबल बार ग्राफ जो होता है, बार मतलब आप जानते हैं रेक्टेंगल, और डबल माने डबल बार्स, दो दो बार बनाए जाएंगे कंपैरिजन के लिए। तो ये डाटा जो हम साइमल्टेनियसली जब लेते हैं टू सेट्स का, तब हम जो है डबल बार ग्राफ कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड द मोस्ट। हम यहाँ मेनली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राफ को देख के कितना इजी हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड द मोस्ट। तो देखिए आप अगर इधर देखें हिंदी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो परफॉर्मेंस 2005-6 में थी वही 6-7 में, ओके। इधर देखिए इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, यहाँ जो है लेस हुआ है, परफॉर्मेंस कम हुई है इंग्लिश में। साइंस में इंप्रूवमेंट हुआ है, देखिए सोशल साइंस में इंप्रूवमेंट हुआ है। मैक्सिमम इंप्रूवमेंट देखिए कहाँ हुआ है, ये देखिए कितना गैप है, पहले इसके 30 मार्क्स थे और ये देखिए अब 60 है। इसका मतलब इंप्रूवमेंट जो है मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो देखिए कितना इजीली हमने इससे देख लिया। ऑर्गेनाइजिंग डेटा, देखिए ऑर्गेनाइजिंग डेटा, सबसे पहली बात है कि ऑर्गेनाइजिंग डेटा की जरूरत क्यों है। ऑर्गेनाइजिंग डेटा ऐसा होता है कि कभी भी हम जो है, अगर मैं चाहता हूं, इफ आई गो टू इन अ क्लास और सर्वे करता हूं कि स्टूडेंट से मैं पूछता हूं विच सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट और व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आंसर्स आते हैं मेरे पास इस तरीके से, आर्ट, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कोई कुछ बोल रहा है। तो इसमें मैं कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकता, मैं ये नहीं बता सकता एकदम कि इस क्लास के स्टूडेंट जो है सबसे ज्यादा जो है मैथ्स पसंद करते हैं या साइंस या इंग्लिश, या कोई भी आइडिया नहीं है मुझे। तो इस तरीके के जो फॉर्म में डेटा हमें मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। तो रॉ डेटा, डेटा अवेलेबल टू अस इन द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। एक आपके पास ये डेफिनेशन हो गई, रॉ डेटा है हमारे पास। अब मीनिंगफुल सिस्टमेटिकली जब हम इस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तब हमारे पास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आएगी। तो देखिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है, सपोज ये हमने यहाँ से शुरू किया, मैं क्लास में गया, कॉपी पेन है मेरे पास, मैंने फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा हाँ भाई आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, उसने आंसर दिया आर्ट, तो मैंने क्या किया, इधर एक लाइन ड्रॉ कर ली। सेकेंड स्टूडेंट से मैंने पूछा, उसने बोला मैथमेटिक्स, तो मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली। थर्ड से पूछा साइंस, तो मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली। फोर्थ से पूछा तो फोर्थ, तो इंग्लिश बोला उसने। फिर मैथ्स बोला तो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली। फिर उसने आर्ट बोला तो मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इंग्लिश बोला तो मैंने इंग्लिश के आगे एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर वो मैथ्स बोला, फिर इंग्लिश बोला, तो मैंने मैथ्स और फिर इंग्लिश के आगे लाइन ड्रॉ कर ली। फिर मैं और आगे बढ़ा, फिर आर्ट, साइंस, आर्ट, तो देखिए आर्ट, साइंस, आर्ट, ओके, साइंस, साइंस, मैथ्स, तो देखिए साइंस, साइंस और फिर मैथ्स। इसके बाद फिर आर्ट आ गया। अब देखिए 4 लाइंस जब आपके पास हो जाएंगी, उसका जो 5th लाइन आप बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि ये जो कलेक्शन है देखते ही मुझे पता चल जाएगा ये 5 का एक कलेक्शन है,
तो मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है कितनी लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं इसमें, ठीक है। ये 5 का एक कलेक्शन बन गया। अब क्या आ रहा है, इंग्लिश, आर्ट, साइंस। तो देखिए फिर मैंने बनाया इंग्लिश, फिर बनाया आर्ट, और फिर मैंने बनाया साइंस के लिए, क्योंकि 4 में बना चुका हूँ तो ये 5 ऐसे बना दिया। उसके बाद मैथ्स, साइंस, फिर आया मैथ्स, ये देखिए, और फिर आया साइंस, और फिर आया आर्ट। तो मैंने इस तरीके से टैली मार्क्स लगा दिए, और मैंने फिर देखा कि ये 5 और 2 यानी कि ये कितना हो गया, 7। फिर मैंने यहाँ देखा यहाँ तो 5 का ही बंडल है तो 5 बना दिया, 5 और 1 6, और इसके बाद ये 4, इंग्लिश के 4 आ गए तो मैंने 4 लिख दिया। तो देखिए ये तरीका, ऐसा नहीं कि आपने ये देखा कि आर्ट वाले सारे मैंने कलेक्ट कर लिए, तो आर्ट वाले मैंने सारे कलेक्ट कर लिए, एक साथ ले लिए ये इस तरीके से, और फिर मैंने यहाँ जो है क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे जो है जाके यहाँ लिख दिया 7, ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे मैं कैसे पूछूंगा, एक एक से जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप पहले टैली मार्क्स लगाएंगे, और टैली मार्क्स के बाद आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये जो आप देख रहे हैं ना 7 5 6 4, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक जो पर्टिकुलर एंट्री है। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। मींस आर्ट वाले स्टूडेंट 7 है, ठीक है ना, ये आर्ट वाले स्टूडेंट 7 है, ये एंट्री बता रही है। मैथ्स के स्टूडेंट 5 है, ये एंट्री बता रही है। साइंस के स्टूडेंट 6 है और इंग्लिश के स्टूडेंट 4 है, ये एंट्री बता रही है, ठीक है। अब ग्रुपिंग ऑफ डेटा की क्या जरूरत है, ग्रुपिंग ऑफ डेटा में आप देखिए क्या करते हैं, ग्रुपिंग की क्या जरूरत है डेटा को। तो देखिए होता क्या है, समटाइम्स वी हैव टू डील विद ए लार्ज डेटा। अगर लार्ज डेटा के लिए हम एंट्री कर रहे हैं, सपोज यहाँ आप देखिए यहाँ कितने स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट यहाँ थे आपके, जैसे मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट कितने थे, 1 2 3 4 सब्जेक्ट थे। अब मान लीजिए यहाँ अगर मान लीजिए इस तरीके को ये डेटा आ जाए जिसमें कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो, बहुत सारी एंट्रीज हो, तो बहुत सारी एंट्रीज होंगी तो टेबल की लेंथ जो होगी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। सिंपल, टेबल वुड बी टू लॉन्ग। तो फॉर द कन्वीनियंस वी मेक ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस like this, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, like this, okay। टैली मार्क्स फिर हम कैसे लगाते हैं, देखिए फिर 21 आया तो 21 कहाँ आएगा, 21 जो आएगा 20 to 20 30 के बीच में आएगा 20, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ कंफ्यूज ना है, जैसे इधर देखिए ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है 10 to 20 एंड 20 to 30, तो सपोज 20 आपको लिखना है, तो 20 की जो एंट्री होगी वो 20 to 30 वाले में होगी, इसमें नहीं होगी, क्लियर, नेक्स्ट वाले में होगी। 20 जो है इसमें नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले में एंट्री होगी, बस सिंपल आपको ये ध्यान रखना है। तो आपने जैसे इस तरीके से एंट्री जब करना शुरू की है, अब 10 है तो 10 कहाँ होगा, 10 इसमें आएगा आपका, क्लियर। 30 होगा वो किस में आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा 30। 22 है तो 22 कहाँ आएगा, इस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से आएगा। फिर 33 है जैसे देखिए तो 33 कहाँ आएगा, 33 30 to 40 के बीच में आएगा। 5 आपका कहाँ आएगा, 0 से 10 के बीच में आएगा। इसके बाद आपका 37 और 12, 37 कहाँ आएगा, 37 यहाँ आ गया, और 12 कहाँ आएगा, वो इधर आ गया। तो इस तरीके से जब आप टैली मार्क्स लगाएंगे तो इस तरीके से टैली मार्क्स आपके आ जाएंगे, जैसे इस तरीके से आएंगे, यहाँ जो है इस तरीके से आएगा ये। अभी आप इसको करके देखेंगे, इस तरीके से टैली मार्क्स इसके आएंगे, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी आपको जैसे 2 मिल गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 मिल गई। तो ग्रुपिंग ऑफ डेटा का सिर्फ पर्पज यही है जिससे कि बहुत लेंदी डेटा अगर है तो उसको रिप्रेजेंट करने में इजी रहता है, इसलिए हम ग्रुपिंग करते हैं डेटा की, ओके। अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये दी गई है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा के लिए हम लोग इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। तो देखिए इससे आपको जो है कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाएगी। जैसे सपोज आप ये चाहते हैं मोस्ट स्कोर जो है, स्टूडेंट्स का स्कोर है, ये क्या है मैथमेटिक्स में, ये किसके लिए डेटा हमने कलेक्ट किया है, मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं, मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स आए हैं वो कहाँ आए हैं,
आप देखिए सबसे ज्यादा डेटा कहाँ है, 21 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया 20 से 30 के बीच में, और 19 ने स्कोर किया 30 से 40, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट इस रेंज में है 20 टू 40 की रेंज में। ये देखिए इससे रिजल्ट हमें मिल गया, समझे आप। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है 0 से 10, 0 टू 10, ये क्या है 0 टू 10 ये लिखा हुआ है, फिर लिखा है 10 टू 20, तो ये इसको क्या बोलते हैं 0 टू 10, 10 टू 20, ये जो है क्लास इंटरवल है। ये क्या है, क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये क्लास इंटरवल, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्लास इंटरवल है, ठीक है। अब क्लास इंटरवल में जैसे सपोज ये क्लास इंटरवल है 10 टू 20, तो इसमें से ये शुरू हुआ 10 टू 20 जा रहा है, तो 10 जो है वो है लोअर क्लास लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, और ये जो 20 है इसको क्या बोलेंगे, अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। मतलब इस पर्टिकुलर इसके लिए जैसे सपोज अब ये 20 टू 30 दिया हुआ है, तो 20 क्या हो जाएगा, लोअर क्लास लिमिट हो जाएगी, और 30 क्या हो जाएगी, अपर क्लास लिमिट हो जाएगी, ठीक है इसको। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, एक छोटी सी चीज और नोट कर लीजिए, कभी कभी आपसे पूछा जाता है विड्थ, विड्थ पूछी जाती है, और साइज बोलते हैं इसको, साइज। तो विड्थ और साइज का मतलब है, ये आप नोट कर लीजिए, जो डिफरेंस होता है इसके बीच का, विड्थ और साइज की अगर बात होती है, विड्थ और साइज, तो ये क्लास इंटर में जो डिफरेंस है, मतलब जैसे क्लास है हमारा 20 टू 30, तो 20 टू 30 जो क्लास है इसमें 20 क्या है, 20 इज लोअर क्लास लिमिट एंड 30 इज अपर क्लास लिमिट। तो 30 माइनस 20 जो आप करेंगे, जो 10 आएगा, 30 माइनस 20 जो डिफरेंस है दोनों का 10 है, तो 10 जो है इस क्लास की विड्थ है, इसका साइज है, ठीक है क्लियर। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये देखिए एक और ग्राफ दिया गया है आपको इसके बाद, तो देखिए इस ग्राफ में क्या दिया हुआ है, ये ग्राफ जो है आप ये देखेंगे तो ये सपोज ये नंबर ऑफ टीचर्स का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक स्कूल में ग्राफ दिया हुआ है। तो देखिए 20 से 25 एज ग्रुप वाले 4 टीचर्स हैं, 20 टू 25 वाले जो है 5 टीचर्स हैं, इस तरीके से ग्राफ दिया गया। तो देखिए इस ग्राफ में और लास्ट जो ग्राफ आपने देखा था पहले प्रीवियस, उसमें क्या था, दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए ये मैं आपको दिखाता हूं, ये ग्राफ आप देखिए, देखिए इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या है, ये देखिए ये गैप है, ये देखिए ये गैप है ना, ये गैप है, ठीक, ये देखिए गैप है, ये देखिए गैप है, ठीक। अब इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो आपको गैप नहीं दिखेगा, इस ग्राफ में आपको गैप नहीं दिखेगा, ठीक है। ये एक डेटा आपने लिखा, फिर मिला के दूसरा डेटा लिख दिया, फिर तीसरा डेटा ऐसे लिख दिया, तो गैप नहीं है। तो इस तरीके का ग्राफ जो बनता है जिसमें कि गैप्स नहीं है, उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इसका नाम है, हिस्टोग्राम, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है, ये हिस्टोग्राम हो गया। अब इसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो बार्स बने हुए हैं, बार्स तो इसमें बने हैं, वो बार ग्राफ था ना, ये बार्स इसमें बने हुए हैं, तो बार्स की जो वो है इक्वल विड्थ के बार्स होते हैं, और इसमें जो है कोई गैप नहीं है, एक खास बात होगी, ठीक है। और जो इनकी हाइट है वो उस पर डिपेंड करती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है। इंटरवल अगर आप देखना चाहें तो इसमें देखिए जैसे 40 टू 45 सपोज ये क्लास है, या 20 टू 25 है, तो 45 में से जब आप 40 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो इसकी जो विड्थ है वो 5 हो गई, ठीक है। और एक खास चीज और इसमें हमें दिख रही है, इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का डिजाइन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इस तरीके का आप जो डिजाइन देख रहे हैं, इसको जो जैक्ड लाइन है, ब्रोकन लाइन है, ब्रोकन लाइन पहले तो बनी कैसे, ये क्योंकि डेटा स्टार्ट हो रहा है 20 से, लेकिन 20 से पहले आप ये देखिए 20 टू 25, 25 टू 30, इसका मतलब पहले जो डेटा आया वो कैसे आया होगा, 0 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 50। तो हमने क्या किया, ग्राफ बहुत दूर चला गया, उसको पकड़ के अपनी तरफ ले लिया, खींच लिया, तो इसमें ये फोल्ड्स आ गए, ठीक है, तो ये जैक्ड लाइंस बन गई, ब्रोकन लाइंस बन गई। इसको हम लोग किंक भी बोलते हैं, KINK, किंक, KINK, किंक, किंक बोलते हैं, ठीक है, इसको किंक भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है।
तो ये इस तरीके से लाइंस बनती है। ठीक है, अब आपने ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, आपने ये सब चीजें देख ली। इसको हम लोग जो है हाइट आपको पता चल गई, फ्रीक्वेंसी पता चल गई, और इस तरीके जो रिप्रेजेंटेशन है अभी अभी मैंने आपको बता भी दिया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। ठीक है, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन जिसमें गैप्स नहीं है, इक्वल लेंथ के बाहर है, उनको हम लोग जो है हिस्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।